Hello, dear students. Uh, Welcome in this first introduction lecture of management. In this lecture, I am going to discuss about marks distribution, course structures, course outcome, and basic terms related to management. So let us start with marks distribution. Okay. So my screen is visible. Okay. So this is management and common paper for all branches, civil, electrical, mechanical, electronics. हाँ, so let us start with marks distribution. देखिए ये जो है मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ। अब मैनेजमेंट जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है 1600 601। ओके। एक वीक में हम 3 पीरियड इसका लेंगे, हर सप्ताह में 3 पीरियड लेंगे और हर पीरियड 1 आवर्स का होगा। टीचर असाइनमेंट्स जो है वो आपको 10 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसको आपको सोल्व करके प्रिपेयर करके जमा करना होगा। क्लास टेस्ट जो है 20 मार्क्स का होगा जो कि इंटरनल एग्जाम होगा। इसमें से जो है टोटल हो गए आपको 10 और प्लस 20 30 मार्क्स, ये इंटरनल हो गए। अब जो रेस्ट 70 मार्क्स है वो एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा 70 मार्क्स का, और उसमें से आपको 28 मार्क्स लाने होंगे। है ना, 28 मार्क्स आपको लाने होंगे फॉर पास करने के लिए। अब उसके बाद जो है कि ओवरऑल यदि 100 में हम देखें तो 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। यानी एक्सटर्नल में आपको 70 में से 28 और रेस्ट आपको अचीव करना होगा इंटरनल में से, यदि आप कर पाते हैं तो ना। लेकिन यदि इससे ये मिनिमम है, यानी 40 मिनिमम है, इससे ऊपर आप जितना भी ला सकते हैं। तो ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर्स स्ट्रक्चर है। अब आते हैं कोर्स आउटकम, यानी कि आप जैसे ही मैनेजमेंट कोर्स को कंप्लीट करते हैं, मैनेजमेंट पेपर को कंप्लीट करते हैं, तो कौन कौन सी एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी ना, क्या उसका इंटेंशन है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टॉट किया जा रहा है। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ यूनिट वाइज आउटकम्स। At the end of this course, you will be able to recognize the appropriate business, apply suitable management principle in an organization, choose an appropriate forms of ownership to select a right personnel for organization, to excavate a new sources of finance, to use the modern techniques in material management, to apply appropriate techniques in project management। तो ये सारे चीज जो है कि ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो ये एबिलिटी आपके अंदर आएगी। अब हम थोड़ा सा बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोर्स जो भी है मैनेजमेंट में, छोटे छोटे इकोनॉमिक और एंटरप्रेन्योरशिप या मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ शब्द आते हैं जिसका बार बार यूज होता है, तो उसका डिस्कशन हम करना चाहेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही ये डिस्कस करेंगे तो आपके अंदर इसमें जो एबिलिटी आएगी वो है कि आप जान जाइएगा या डिफाइन कर पाइएगा कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्राइज ना, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, entrepreneur, economies, economy. So let us start with economies. सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जो है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने 1776 में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस से अलग किया था ना। पहले पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एक ही में हुआ करता था। इकोनॉमिक्स कहता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यानी अर्थशास्त्र जो है वो दुर्लभ साधनों का किस तरीके से अलोकेशन, किस तरीके से उसका वितरण किया जाए ताकि मानव की अनंत आवश्यकताओं
को फुलफिल किया जा सके, इसके बारे में वर्णन है। और इसको दूसरे तरीका से कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज दैट एस्पेक्ट्स ऑफ social science which analyze the production, distribution and consumption of goods and services। यानी हियर प्रोडक्शन का मतलब है कि इकोनॉमिक्स से कहता है कि भाई प्रोडक्शन कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इसका कैसे हम कंज्यूमर के पास पहुंचाएं, एंड कंजम्पशन, जो जो कंज्यूमर हैं, जो उस पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का मेन जो फाइनल कंज्यूमर है, उसके पास जो डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो इसके बारे में ये अध्ययन करता है। इसको दूसरे तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सोसाइटीज स्कार्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों, यानी स्कार्स रिसोर्सेज, दुर्लभ साधनों का तथा वैकल्पिक उपयोग होने वाले साधनों के प्रयोग से है। यानी जो दुर्लभ साधन है उन साधनों का किस प्रकार से वैकल्पिक प्रयोग करके अधिक से अधिक हम सामाजिक लाभ को दें और सोशल वेलफेयर कर सके, इसके बारे में वर्णन करता है। कुछ डिफिनेशन है जिन्होंने फर्स्ट डिफिनेशन शुरू होता है एडम स्मिथ से। वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज वेल्थ, धन क्या है, एंड हाउ कैन द अमाउंट ऑफ मनी बी इंक्रीज, यानी धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन विच एलिमेंट्स, यानी आर्थिक विकास के लिए जो धन की बचत तथा निवेश है वो किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है एडम स्मिथ ने। अब थोड़ा मार्शल जो कि कल्याण संबंधी परिभाषा देते हैं, इनको हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज a study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with attainments and use of material requisite of well-being। यानी अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है, और यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। यानी जो मार्शल है उनका जो डिफिनेशन है वो टोटली ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर कंसर्न है, कंसंट्रेट है। सो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का के से संबंधित अध्ययन है, यानी उसका विज्ञान है। विच विथ allocation of scarce resources means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction पोजीशन, यानी इस तरीके से हो अलोकेशन स्कार्स रिसोर्सेज का कि जो कंज्यूमर है वो अपने संतुष्टि को ज्यादा से ज्यादा कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज दियर प्रॉफिट, यानी जो उत्पादक है वो इस प्रकार से साधनों का यूज करे, उसको मिले ताकि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाए। और जो है सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज दियर सोशल वेलफेयर, और वो भी हो कि समाज अपना जो है अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण प्राप्त करे। तो ये इसके ऊपर जो है इकोनॉमिक्स का फोकस होता है। अब इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी? So economy is a systematic arrangement of various sectors in a country where people work and earn for their livelihood। यानी
अर्थव्यवस्था जो है बहुत सारे सेक्टर्स का एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। यानी वहाँ जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ऐसे बोले तो यदि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये सभी सेक्टर इस प्रकार से सिस्टमेटिक अरेंज्ड हैं कि इनमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वर्क करता है और अपने जीविका के लिए कुछ न कुछ अर्न करता है। Then management. What is management? So management is the art of getting people together to accomplish the desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively. अब जो है कि एक आता है कि गेटिंग पीपल टुगेदर, मैनेजमेंट एक कला है ना, वो सभी लोगों को एक साथ करने के लिए, देने के लिए, टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स, जो भी इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास संसाधन है उसको यूज करते हुए, कैसे, इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली, यानी दक्षता पूर्वक एंड प्रभावपूर्ण तरीके से। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। देन आते हैं इंडस्ट्री। So an industry is a place where material are extracted or converted into finished or semi-finished product. इंडस्ट्री वो प्लेस होता है जहाँ रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको हम या तो फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड में हम कन्वर्ट करते हैं। देन इंडस्ट्रियल, इट इज ए बोर्ड टर्म्स दैट डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री और कंपनी इंगेज इन इंडस्ट्री। तो ये उससे रिलेटेड टर्म है जिसमें जो कंपनी इंडस्ट्री में एंगेज है उनको ये अ, व्या करता है। देन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु अंडरटेक एन एंटरप्राइज विद चांस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक व्यक्ति है, यह कोई भी जो है कि वेंचर स्टार्ट करता है तो उसमें ये चांस होती है कि प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु स्टार्ट एन एंटरप्राइज with a new idea or concept undertaking commercial activities। देखो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक नई आइडिया लेकर, एक नए विचार लेकर मार्केट में आता है कोई वेंचर स्टार्ट करने के लिए। ये बिजनेसमैन से डिफरेंट होता है क्योंकि ये खुद का रास्ता बनाता है, उस पर चलता है और सफलता प्राप्त करता है, जबकि बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होती। वो एग्जिस्टिंग आइडिया को लेकर चलता है। जैसा कि मैं लिखा हूँ कि बिजनेसमैन इज someone who set up a business with an existing idea ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। यानी ये क्या करता है कि ये जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज है उसके आधार पर अपना वेंचर खड़ा करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और जो सर्विस और गुड्स या प्रोडक्ट्स है उसको कस्टमर के पास पहुंचाता है। तो ये एंटरप्रेन्योर एक बड़ा रिस्क टेकर होता है वनिस्पत और इन कंपैरिजन टू बिजनेसमैन, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 1 में। अब एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग ए न्यू बिजनेस इन होप ऑफ प्रॉफिट। यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इज द प्रोसेस, यानी जब वेंचर स्टार्ट होने से पहले उसका जो है कि फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट होने से पहले ये जितनी भी प्रोसेस है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। या उसका डिजाइनिंग हो गया, क्रिएटिंग हो गया, लॉन्चिंग हो गया, ये सारी चीज। अब आते हैं एंटरप्राइज, इस दैट मीन्स उपक्रम। एंटरप्राइज एक बिजनेस है और वेंचर या कंपनी जो कि हम स्टार्ट, जिसको एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा था, जैसे कि पहले मैंने देखा। अब सम अदर टर्म्स जैसे कि अब इसमें जितने भी जो अ, लगे रहते हैं सोर्सेज ना, वो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या प्राप्त करते हैं अ, अपने जो है कि जो कंट्रीब्यूशन के बदले, उसका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो जो लैंड है, लैंड अपने को रेंट प्राप्त करता है। रेंट यानी इट लैंड किसको इंडिकेट करता है? द प्लेस, लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज ना, इसको मतलब जहाँ पे कंपनी खड़ा किए हैं और जो पार्टिकुलर प्लेस को, उसको ये इंडिकेट करता है और वो अपने उस जमीन के लिए वो रेंट प्राप्त करता है। लेबर, लेबर इज द स्किल, एबिलिटीज, नॉलेज एंड इफोर्ट exerted by people in production। तो जो भी
कंपनी में काम करने वाले जितने भी लेबर हुए, चाहे वो स्किल्ड लेबर हुए, अनस्किल्ड लेबर हुए, सेमी स्किल्ड लेबर हुए, ये सभी को अ, उनके लेबर के लिए, यानी उसकी जो इफोर्ट उन्होंने लगाया है उसके प्रोडक्शन में, उसके बदले में इनको मजदूरी जाती दी जाती है। और ये मजदूरी डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट होता है, स्किल के लिए हाई होती है, लो स्किल के लिए थोड़ा कम होता है, और एकदम विदाउट स्किल कह सकते हैं कि एकदम वैसे लेबर जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको उससे भी कम होता है, तो मिनिमम होता है। तो ये सारी चीज जो है उनको वेज मिलता है, नहीं मजदूरी दी जाती है। देन कैपिटल, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल इज द फिजिकल एसेट इन प्रोडक्शन। ये हो सकता है प्लांट होगा, इक्विपमेंट, मशीन और मनी, ये सारा चीज कैपिटल में आएंगे, और इनको एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। एंड फाइनल दैट इज द एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट, जो कि प्रॉफिट प्राप्त करता है, और यही एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है जो कि उस वेंचर को खड़ा करता है, बिजनेस को खड़ा करता है ना, और खड़ा करने की रिस्क लेता है। तो इट इज रिस्क टेकर ना, इकोनॉमिक एजेंट भी इसको हम कहते हैं, क्रिएट द इंटरप्राइज। तो यानी एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट जो कि एंटरप्रेन्योर के पास होता है, उसका यूज करके वो रिस्क लेता है और वेंचर को खड़ा करता है। सो हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट के बारे में डिफाइन किया जाता है कि द एबिलिटी टू डिस्कवर, देखो, द एबिलिटी टू डिस्कवर, सेलेक्ट, प्रोसेस, इंटरप्रेट एंड यूज द डाटा नेसेसरी टू टेक डिसीजन, necessary to take decision in uncertain world, and then to exploit market opportunities। यानी जो एंटरप्रेन्योर रियल टैलेंट, यानी एंटरप्रेन्योरियल जो उसकी प्रतिभा है, वो एक अनिश्चित दुनिया में, अनसर्टेन वर्ल्ड में और जो है कि निर्णय लेता है कि वो इस आधार पर कि जो भी डाटा अवेलेबल है उसको डिस्कवर करता है डाटा, फिर उसको सेलेक्ट, प्रोसेस, इंटरप्रेट करके, और उसके आधार पर लेता है कि क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी है ना, बाजार में किस प्रोडक्ट को लॉन्च करके क्या फायदा उठा सकता है। तो ये जो है कि इस तरीके से एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में लर्न किया। कोर्स स्ट्रक्चर, देन उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्स आउटकम, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोर्स, और इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। और नेक्स्ट लेक्चर, यानी दैट इज लेक्चर 2 में मैं यूनिट 1 शुरू करूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।